ओके ओके, मैं बता देता हूँ। हमने शो यही किया था कि डॉक्टर शुजात अली को कामानों की रेड ज़ीरो लेबॉर्ट्री में भिजवाया गया है, जबकि ऐसा नहीं है। उसे टॉक्स की सबसे बड़ी और सबसे अहम लेबॉर्ट्री ब्लू बॉक्स भिजवाया गया है। पुर्जा भी वहाँ भिजवा दिया गया है, लेकिन डॉक्टर शुजात अली को जो बेहोश थे और उन्हें मुसलसल बेहोश रखने के लिए जो मखसूस इंजेक्शन लगाए गए हैं, उनसे उनके जहनी सेहत पर असरात पड़े हैं। इसलिए उन्हें पूरी तरह तंदुरुस्त होने में 15-20 दिन मज़ीद लगेंगे। मर्फी ने जवाब देते हुए कहा, और फिर उससे पहले कि मज़ीद कोई बात होती, यकलहत एक झटके से दरवाज़ा खुला और एक नौजवान दौड़ता हुआ अंदर दाखिल हुआ। जनाब, क्लिंग सेक्शन के हेडक्वार्टर को तबाह कर दिया गया है और जैकब भी मारा गया है और सब कुछ तबाह हो गया है। उस आने वाले नौजवान ने इंतहाई मुतवख्खिश से लहजे में कहा तो मर्फी एक झटके से उठकर खड़ा हो गया। क्या कह रहे हो? ये कैसे मुमकिन है? मर्फी ने हलक के बल चीखते हुए कहा। आप खुद बात कर लें चीफ से, आने वाले नौजवान ने कहा तो वो तेज़ी से दरवाजे की तरफ दौड़ पड़ा। उसके पीछे आने वाले नौजवान और उसके पीछे दोनों मशीन गन ब्रादर भी दौड़ पड़े। चूँकि इमरान और उसके साथी उन होल नुमा कुर्सियों पर जकड़े हुए थे, इसलिए शायद उनकी तरफ से उन्हें कतई फ़िक्र ना थी। इसलिए अब इमरान ने कहा, हमें इन कुर्सियों से निजात हासिल करना ज़रूरी है। इमरान ने ऊंची आवाज़ में बड़बड़ाते हुए कहा, मैं निजात हासिल कर सकती हूँ, ये देखिए, सालिया ने कहा। और उसके साथ ही एक हल्का सा धमाका हुआ और कुर्सी के ऊपर सालिया का सर और गर्दन दोनों गायब हो गए। उसके पैर भी ऊपर उठकर होल के अंदर चले गए थे। लेकिन उससे पहले कि इमरान सफदर कुछ समझते, सालिया घसीटते हुए कुर्सी के नीचे से साइड पर झुकी और फिर वो उछलकर खड़ी हो गई। देखा मैंने, सालिया ने बड़े फातिहाना अंदाज में बताना शुरू किया ही था कि इमरान ने उसकी बात इंतहाई सख्त लहजे में काट दी। वजाहतें बाद में करना, पहले जाकर स्विच बोर्ड पर बटन प्रेस करो। इमरान के लहजे में बेहद सख्ती थी। सालिया का जोश से तमतमाता हुआ चेहरा एक लम्हे के लिए बुझ सा गया, लेकिन दूसरे लम्हे वो बिजली की सी तेज़ी से पलटी और उसने दरवाजे के करीब दीवार पर मौजूद स्विच बोर्ड के निचले हिस्से में मौजूद सुरह रंग के बटनों में से 3 बटन प्रेस कर दिए। और उसके साथ ही खटाक खटाक की आवाज़ों के साथ ही इमरान और सफदर के जिस्मों के सामने मौजूद होल कुर्सी के अंदर सिमट कर कहीं गायब हो गए, जबकि सालिया की कुर्सी पर मौजूद होल भी गायब हो गया था। अलबत्ता कुर्सी की सीट गायब थी, वो नीचे फर्श पर पड़ी साफ दिखाई दे रही थी। शुक्रिया सालिया, तुमने सबकी जानें बचा ली, इमरान ने मुस्कुराते हुए सालिया से कहा। और फिर दरवाज़ा खोलकर उसने बाहर झांका तो ये एक राहदारी थी जो आगे जाकर घूम जाती थी। वो तीनों दबे कदमों आगे बढ़ते रहे। उनके पास असलहा नाम की कोई चीज़ ना थी। और फिर जैसे ही वो राहदारी घूमे, उन्हें एक कमरे के खुले दरवाजे से मर्फी के चीखने की आवाज़ सुनाई दी। उन्हें हर सूरत में तलाश करके ख़त्म करो। 3 आदमी तो मेरे हाथों में हैं, उन्हें मैं हलाक कर दूंगा। बाकी 3 हैं, एक औरत और दूसरे 2 मर्द, और बकौल तुम्हारे वही क्लब आए थे। उन्हें तलाश करो फ़ौरन। पूरे वेलिंगटन की एक एक ईंट को चेक करो। मर्फी ने गला फाड़ कर इंतहाई गुस्सीले लहजे में कहा। इमरान ने आगे बढ़कर अंदर झांका तो मर्फी एक बड़े हाल नुमा कमरे में कुर्सी पर बैठा फ़ोन सुन रहा था। दरवाजे की तरफ उसकी पुश थी। ये मशीनरी रूम तो वहाँ मौजूद था। वो आदमी भी मौजूद था जो मर्फी को इत्ला देने आया था। रॉजर, मैं पहले उन तीनों का खात्मा कर दूं, फिर आकर सोबर्स की बात पर सुनता हूँ। मुझे यकीन है कि सोबर्स उन्हें फ़ौरन ट्रेस करके ख़त्म कर देगा, मर्फी ने उठते हुए कहा। यस बॉस, उस आदमी ने कहा जो उसे इत्ला देने आया था, उसका नाम रॉजर था। कम ऑन, मर्फी ने मुड़ते हुए एक तरफ खड़े 2 मशीन गन ब्रादरों से कहा और दरवाजे की तरफ मुड़ गया। ये 2 शायद उसके बॉडी गार्ड थे, या उसने सिर्फ अपनी शान बनाने के लिए उन्हें बतौर गार्ड साथ रखा हुआ था। इमरान ने अपने साथियों को महसूस इशारा किया और फिर वो तीनों ही पलटकर पंजों के बल नीचे झुकते हुए उस मोड़ को क्रॉस करके दूसरी तरफ आकर रुक गए। और सालिया एक साइड पर थे जबकि इमरान दूसरी साइड पर था और तेज़ तेज़ कदमों की आवाज़ें करीब आती सुनाई देने लगी। ये तीन अफराद के कदमों की आवाज़ें थीं। फिर मोड़ घूमकर सबसे पहले मर्फी सामने आया, उससे 2 कदम पीछे दोनों मशीन गनों से मुसल्लिह अफराद थे। फिर जैसे ही वो दो मोड़ घूमे, इमरान बिजली की सी तेज़ी से मर्फी पर इस तरह झपटा जिस तरह अंधेरे से अचानक किसी चीते ने जस्त लगाई हो, और मर्फी चीखता हुआ उछलकर अपने पीछे आने वाले दोनों मशीन गन ब्रादरों के साथ टकराया। और फिर वो तीनों नीचे गिरे ही थे कि सफदर और सालिया बिजली की सी तेज़ी से उन मशीन गनों पर झपटे और उन दोनों के हाथों से निकलकर जो नीचे जा गिरी थी। रॉजर को ख़त्म कर दो सालिया, इमरान ने चीख कर कहा, और उसके साथ उसने यकलहत घूम कर उठते हुए मर्फी की कनपट्टी पर इस तरह लात जमा दी कि मर्फी चीख कर वापस नीचे जा गिरा और एक झटका खाकर साकत हो गया। जबकि इस दौरान सफदर ने इमरान से भी ज़्यादा तेज़ रफ्तारी से
एक्शन लिया था। उसकी एक लात एक मशीन गन ब्रादर की कानपट्टी पर पड़ी और उसके साथ ही सफदर ने मशीन गन का दस्ता पूरी कुव्वत से दूसरे उठते हुए आदमी के सर पर दे मारा। वो मुड़ने के दौरान ही गन को नाल से पकड़ चुका था, जबकि सालिया दौड़ती हुई वापस उस कमरे की तरफ चली गई थी। और जिस वक्त ये तीनों यहाँ पर बरसरे बेकार थे, उसी लम्हे वो दूर दूर से रेट रेट की आवाज़ों के साथ ही एक इंसानी चीज़ सुनाई दी। उन दोनों के सीनों पर नाल रखकर ट्रैगर दबा दो, जल्दी करो। अलबत्ता इस मर्फी का ख्याल रखना, मैं आ रहा हूँ, इमरान ने कहा और दौड़ता हुआ उस तरफ को बढ़ गया जिधर सालिया गई थी। जब वो दरवाजे के करीब पहुंचा तो उसी लम्हे सालिया दरवाजे से बाहर आ गई और एक लम्हे के लिए उसकी गन इमरान की तरफ सीधी हुई। अरे अरे, मैं इमरान हूँ, सफदर उधर है, इमरान ने कहा तो सालिया ने गन नीचे कर ली। उसके चेहरे पर शर्मिंदगी की तासरात उभर आए। गन मुझे दो और सफदर से कहो कि उस मर्फी को उठाकर उस कमरे में कुर्सी पर बिठाकर हॉल में जकड़ दे। मैं इस पूरी बिल्डिंग को चेक करके आ रहा हूँ, इमरान ने कहा और एक बार फिर इस हाल नमा कमरे में दाखिल हुआ जहाँ राजर की लाश कुर्सी समेत नीचे गिरी हुई थी। इमरान ने गन सीधी की और उसके साथ ही उसने वहाँ मौजूद तमाम मशीनरी को तबाह करना शुरू कर दिया। और फिर थोड़ी देर बाद जब वो उन तमाम तहखानों में घूम चुका तो उसने एक असलहे का बड़ा ज़हीरा भी चेक कर लिया। उस ज़हीरे में आम असलहे से लेकर इंतहाई हसास टाइप के असलहे की भारी मिकदार मौजूद थी। इमरान समझ गया कि इस ऑपरेशनल हेडक्वार्टर से ही रेड एजेंसी के एजेंटों को ज़रूरी असलहा भी सप्लाई किया जाता था। तहखानों में मर्फी, राजर और उन दो बॉडीगार्ड्स के अलावा और कोई आदमी मौजूद ना था। इमरान ने असलहे के ज़हीरे में एक ताकतवर बम चार्ज करके इस अंदाज में रख दिया कि जब ये डिस्चार्ज होकर ब्लास्ट हो तो ये पूरा ज़हीरा ही उड़ जाए। और उसे मालूम था कि उससे पूरी इमारत और ऊपर मौजूद फैक्ट्री भी तबाह हो जाएगी, लेकिन वो इसलिए मुतमईन था कि आज एक्रीमिया में सरकारी छुट्टी थी, इसलिए ऊपर फैक्ट्री भी बंद थी। वहाँ सिवाय चंद बूढ़े चौकीदारों के और कोई मौजूद ना था। इमरान जब वापस आया, उस कमरे में आया जहाँ मर्फी ने पहले उन्हें कुर्सियों में जकड़ रखा था, तो अब उसकी जगह मर्फी उसी अंदाज में कुर्सी में जकड़ा हुआ मौजूद था। सफदर, तुम गन लेकर बाहर जाओ, किसी भी वक्त कोई आ सकता है, और सालिया तुम वहाँ से कार्डलेस फ़ोन पीस उठाकर यहाँ ले आओ, इमरान ने कहा। तो सफदर और सालिया दोनों सर हिलाते हुए बाहर चले गए। तो इमरान ने आगे बढ़कर मर्फी का नाक और मुंह दोनों हाथों से बंद कर दिया। चंद लम्हों बाद जब मर्फी के जिस्म में होश में आने की तासुरात नमूदार होने लगे तो इमरान ने हाथ हटाए और पीछे हटकर कुर्सी पर बैठ गया जहाँ थोड़ी देर पहले खुद मर्फी बैठा हुआ था। मर्फी ने कराहते हुए आंखें खोली और उसके साथ ही उसने लाशौरी तौर पर उठने की कोशिश की, लेकिन हॉल में जकड़े होने की वजह से वो सिर्फ कसमसा कर ही रह गया। तुम इन कुर्सियों से आज़ाद हो गई, ये कैसे मुमकिन है? मर्फी ने पूरी तरह होश में आते ही सामने बैठे हुए इमरान को देखते हुए इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा, जिस कुर्सी पर तुमने मेरी साथी खातून को बिठाया था वो कुर्सी बेचारी आसारे कदीमा के किसी खंडर से उठाई गई थी कि एक खातून का बोझ भी ना सहार सकी और उसकी नशीस्त नीचे फर्श पर जा गिरी। इस तरह वो खातून कुर्सी से आज़ाद हो गई और फिर उसने बटन प्रेस करके हमें भी आज़ादी दिला दी, इमरान ने कहा। और वेरी बैड, इसका मतलब है कि गुलामी से हमाकत हुई, उसने होल का बटन 2 बार प्रेस कर दिया होगा। वेरी बैड मर्फी के मुँह से बेइख्तियार निकला। 2 बार क्या मतलब? इमरान ने हैरान होकर कहा। इन कुर्सियों की साख्त इंतहाई जदीद है। जब इस कुर्सी पर मौजूद आदमी हलाक हो जाए तो फिर उसके जिस्म के गिर्द मौजूद होल नहीं हटता जब तक कि लाश को ना हटा लिया जाए, क्योंकि उसका राब्ता इंसानी जिस्म के दिल की धड़कनों से रहता है। इसलिए इस लाश को हटाने के लिए 2 बार बटन को प्रेस कर दिया जाए तो कुर्सी की नशिस्त एक हुक को प्रेस करते ही नीचे गिर जाती है और फिर लाश को हटाकर होल को भी गायब कर दिया जाता है। तुम्हारी उस साथी औरत ने यकीनन उसके मैकेनिज्म को समझ लिया होगा, इसलिए उसने बुक प्रेस किया और वो सीट समेत नीचे गिर गई होगी, मर्फी ने मुसलसल बोलते हुए कहा। ऐसी दर्दमंद और हसास टाइप कुर्सियाँ बनाने की क्या ज़रूरत थी? इमरान ने हंसते हुए कहा। उसे वाकई इस मैकेनिज्म की समझ ना आई थी। ऐसा इसलिए ज़रूरी होता है कि कहीं गार्ड ऐसे आदमी को हलाक न कर दें जिसे हम हलाक ना करना चाहते हों, मर्फी ने जवाब दिया। चलो होगा, बहरहाल अब तुम्हारे अलावा जहाँ तुम्हारा कोई आदमी ज़िंदा मौजूद नहीं है और ना ही तुम्हारी कोई मशीनरी सलामत है, इमरान ने कहा। और उसी लम्हे सालिया अंदर दाखिल हुई। उसके हाथ में कार्डलेस फ़ोन पीस था। तुम उसे लेकर दरवाजे के पास ठहरो, जब कोई कॉल आए तो मुझे बुला लेना, इमरान ने कहा। आप चाहते हैं कि मैं यहाँ ना रुकूं? क्यों? सालिया ने हैरान होकर कहा। इसलिए कि यहाँ एक ही कुर्सी है और मैं नहीं चाहता कि तुम खड़ी रहो और मैं बैठा रहूँ, और इस मर्फी से मुज़ाकरात मैंने करने हैं, तुमने नहीं, इमरान ने कहा। वो अच्छा, सालिया ने कदरे इत्मीनान भरे लहजे में कहा और वापस मुड़ गई। तुम लोग वाकई खुशकिस्मत हो, वरना कोई सोच भी नहीं सकता था कि किसी से ऐसी हरकत हो सकती है।
कि तुम्हारी साथी औरत इस तरह इस कुर्सी से निजात हासिल कर लेगी। मर्फी ने होंठ चबाते हुए कहा, हमने कभी किसी पर जारहाना हमला नहीं किया। हम हमेशा अपने दफा के लिए लड़ते हैं, इसलिए अल्लाह ताला की मदद हमेशा हमारे साथ शामिल रहती है। अब यही देखो, तुमने पुर्जा चोरी किया, तुमने हमारे साइंसदान को अगवा किया, हमने तो अपना माल वापस लेने आए हैं। इमरान ने कहा, एक्रीमा सुपर पावर है और ये हक सिर्फ सुपर पावर को होता है कि इंतहाई कारामद जदीद रिसर्च का इस्तेमाल भी वही करे। तुम्हारे पसमानदा मुल्क को ये हक हासिल नहीं। मर्फी ने इस हालत में भी बड़े नहवत भरे लहजे में कहा, बहुत खूब। इसे कहते हैं कि कुत्ते की दुम अगर 1000 बरस भी लटकी रहे तब भी उसकी अकड़ वैसी ही रहती है और वो वैसे ही टेढ़ी रहती है। बहरहाल अब तुम बताओ कि ब्लू बॉक्स लिबर्टी टास्क में कहाँ है। इमरान ने कहा, मुझे कुछ मालूम नहीं और तुम भी जहाँ से बचकर ना जा सकोगे, इसलिए मुझे रहा कर दो, इसमें तुम्हारी भलाई है। मर्फी ने कहा तो इमरान ने एक तवील सांस लिया और उठ खड़ा हुआ। तुम वाकई टेढ़ी खीर हो, इसलिए सीधी उंगलियों से घी निकालने की कोशिश फजूल है। इमरान ने कहा और उसके साथ उसने कुर्सी की साइड पर रखी हुई मशीन गन उठा ली। रुक जाओ, मुझे मत मारो। इमरान ने मर्फी के सामने गन की। मर्फी ने इमरान के चेहरे पर छा जाने वाली सफाकी को देखते हुए कहा, प्लीज़ मुझे मत मारो, बस मैंने तुम्हें मौका दिया था। लेकिन इमरान ने सर लहजे में कहा और उसके साथ ही उसने ट्रैगर दबा दिया। रेड एजेंसी का चीफ सर हेनरी अपने ऑफिस में बैठा एक फ़ाइल पढ़ने में मसरूफ़ था कि पास पड़े फ़ोन की घंटी बज उठी। उसने चौंक कर फ़ोन की तरफ देखा और उसके चेहरे पर जोश के तासुरात उभर आए। उसे यकीन था कि फ़ोन कॉल पाकिस्तान सीक्रेट के उस ग्रुप के हाथ में की बाबत ही हो सकती है जिसे क्लिंग सेक्शन के एयरपोर्ट के बाहर ख़त्म करना था। उसने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, सर हेनरी ने इश्तियाक आमेज़ लहजे में कहा। मर्फी बोल रहा हूँ चीफ। दूसरी तरफ से मर्फी ने मुदबाना आवाज़ सुनाई दी। यस, क्या रिपोर्ट है उन पाकिस्तानी एजेंटों के बारे में? सर हेनरी ने पहले से ज़्यादा इश्तियाक भरे लहजे में कहा। चीफ, क्लिंग सेक्शन के लोग एयरपोर्ट से बाहर और शहर में हर जगह उन्हें घेरने के लिए मौजूद थे, लेकिन वो ना जाने किस तरह हर रास्ते से खामोशी से निकल गए। अब उन्हें ट्रेस किया जा रहा है। जैसे ही वो ट्रेस हुए उनका खात्मा कर दिया जाएगा। मर्फी ने जवाब देते हुए कहा, ये कैसे मुमकिन हुआ? उन्हें कैसे हुआ कि उन पर वेलिंगटन की तरफ से एयरपोर्ट पर हमला होगा? सर हेनरी ने इंतहाई वसीले लहजे में कहा, मेरा ख्याल है चीफ कि उन्हें ये इतला नहीं मिली, लेकिन वो चूँकि इंतहाई शातिर एजेंट है इसलिए हो सकता है कि वो लोग एहतियातन ऐसा कर गुजरे हों। बहरहाल वो भी जाहिर है शहर में नकलो हरकत तो करेंगे और फिर आसानी से ट्रेस हो जाएंगे। मर्फी ने जवाब देते हुए कहा, लेकिन हो सकता है कि वो मेकअप तब्दील कर लें। सर हेनरी ने कहा, यस सर, लेकिन बहरहाल उनका ग्रुप है 2 औरतों 4 मर्दों का और फिर उनके मखसूस कदोकामत है और ख़ास तौर पर इमरान की मज़ाहिया बातें जो उसकी फितरत बन चुकी हैं। मर्फी ने जवाब दिया तो सर हेनरी का सकड़ा हुआ चेहरा नॉर्मल होता चला गया। ठीक है, जैसे ही कोई इत्ला मिले मुझे फ़ौरी रिपोर्ट देना, सर हेनरी ने तेज़ लहजे में कहा। यस चीफ, मर्फी ने जवाब दिया और सर हेनरी ने एक तवील सांस लेते हुए रिसीवर रख दिया। गो उसे इस बात पर खासी तशवीश महसूस हुई थी कि पाकिस्तानी एजेंट एयरपोर्ट से सही सलामत निकल जाने में कामयाब हो गए हैं, लेकिन उसे बहरहाल उस बात का यकीन था कि क्लिंग सेक्शन से वो किसी सूरत भी बच ना सकेंगे, क्योंकि वो क्लिंग सेक्शन की तेज़ी और कारकर्दगी से अच्छी तरह वाकिफ़ था। उसे मालूम था कि क्लिंग सेक्शन जब मुकम्मल तौर पर हरकत में आ जाए तो फिर कोई भी उसकी जद से नहीं बच सकता। इसलिए उसे यकीन था कि ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 घंटों बाद उसे पाकिस्तानी एजेंटों की हिलाकत की इतला भी मिल जाएगी। इसलिए वो इत्मीनान से अपने दूसरे कामों में मसरूफ़ हो गया। फिर तकरीबन 2 या 3 घंटे गुजरे थे कि महसूस फ़ोन की घंटी बज उठी। यस, सर हेनरी ने रिसीवर उठाकर तेज़ लहजे में कहा, मर्फी बोल रहा हूँ चीफ, पाकिस्तानी एजेंटों ने क्लिंग सेक्शन के हेडक्वार्टर पर अचानक हमला कर दिया है। मुझे अभी अभी इतला मिली है कि एक औरत और 2 मर्द क्लब में आए। उन्होंने वहाँ बड़ा हंगामा किया और फिर उन्होंने बमों से दीवारें तोड़ दी, क्लब में भी बम मारे और फिर क्लिंग सेक्शन के हेडक्वार्टर में उन्होंने कत्लेआम शुरू कर दिया। क्लिंग सेक्शन के चीफ जैकब को भी उसके ऑफिस में हलाक कर दिया गया और फिर वो फ़रार हो गए। मर्फी ने कहा, क्या क्या कह रहे हो? ये सब कैसे मुमकिन है? सर हेनरी ने चीख कर कहा, सर ऐसा हुआ है, लेकिन ऐसा होने का ये मतलब नहीं कि वो हम पर काबू पा लेंगे। इस ग्रुप के 3 अफराद तो हलाक हो चुके हैं, एक औरत और 2 मर्द जो ऑपरेशनल हेडक्वार्टर के करीब ट्रेस हो गए थे और मैंने उन्हें हलाक कर दिया था। बाकी 3 अफराद भी हलाक हो जाएंगे। आपसे मैंने ये इजाज़त लेनी है कि जैकब की जगह रोनाल्डो को क्लिंग सेक्शन का चीफ बना दूँ। मर्फी ने कहा, हाँ अब और क्या हो सकता है, लेकिन जिन्हें तुमने हलाक किया है क्या वो वाकई पाकिस्तानी एजेंट थे? सर हेनरी ने कहा, यस सर, इस वक्त हंगामी हालात हैं, इसलिए तफसील बाद में दूंगा। मर्फी ने कहा,
ओके, जैसे ही हालात मुकम्मल काबू में आए तुमने मुझे फ़ौरन रिपोर्ट देनी है, सर हेनरी ने तेज़ लहजे में कहा और रिसीवर रख दिया। बड़े ख़तरनाक एजेंट हैं। बजाय इसके कि क्लिंग सेक्शन उन्हें हलाक करने में कामयाब होता, उल्टा उन लोगों ने क्लिंग सेक्शन के हेडक्वार्टर पर हमला कर दिया, सर हेनरी ने बड़बड़ाते हुए कहा। और फिर एक ख्याल के तहत वो बेएहतियात चौंक पड़ा। ओ, इसका मतलब है कि उन्हें यहाँ आने से पहले रास्ते में किसी ने बाकायदा इतला दी है कि क्लिंग सेक्शन उनके खिलाफ काम कर रहा है। उस खबर देने वाले को ट्रेस करना होगा। सर हेनरी ने एक बार फिर बड़बड़ाते हुए कहा, लेकिन फिर वो दोबारा अपने काम में मसरूफ़ हो गया। फिर तकरीबन 1 घंटे बाद मखसूस फ़ोन की घंटी बज उठी तो उसने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, सर हेनरी ने कहा। ए सेक्शन की चीफ़ हेनरी की कॉल है चीफ़। दूसरी तरफ से उसके पीए की मोतबाना आवाज़ सुनाई दी तो सर हेनरी चौंक पड़ा। हेनरी की कॉल और मुझे बराह रास्त क्यों? उसे तो ऑपरेशनल हेडक्वार्टर बात करनी चाहिए, सर हेनरी ने तेज़ और सख्त लहजे में कहा। उसका कहना है कि वो आपसे कोई इमरजेंसी बात करना चाहता है, पीए ने जवाब दिया। अच्छा, कराओ बात, सर हेनरी ने होंठ चबाते हुए कहा। हेलो, मैं हेनरी बोल रहा हूँ चीफ़। चंद लम्हों बाद दूसरी तरफ से एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। तुमने मुझे बराह रास्त क्यों कॉल की है? तुम्हें तो ऑपरेशनल हेडक्वार्टर में मर्फी से बात करना चाहिए थी। तुम्हें मालूम है कि मैं डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी कतन पसंद नहीं करता, सर हेनरी ने इंतहाई सख्त लहजे में कहा। डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी की माफ़ी चाहता हूँ चीफ़, दूसरी तरफ से माजत भरे लहजे में कहा गया। ठीक है, बतलाओ क्यों कॉल की है? हेनरी के माफ़ी तलब करने पर सर हेनरी की अना को खासी तस्कीन पहुँची थी, इसलिए इस बार उसका लहजा खासा नरम था। चीफ़, क्लिंग सेक्शन का हेडक्वार्टर तबाह कर दिया गया है और क्लिंग सेक्शन के चीफ जैकब को भी हलाक कर दिया गया है, दूसरी तरफ से कहा गया। हाँ, मुझे मर्फी ने रिपोर्ट दी है। अब क्लिंग सेक्शन के सब हेडक्वार्टर को हेडक्वार्टर बना दिया गया है और सब हेडक्वार्टर के इंचार्ज रोनाल्डो को क्लिंग सेक्शन का चीफ बना दिया गया है, सर हेनरी ने ऐसे लहजे में कहा जैसे वो दूसरी तरफ से रिपोर्ट देने वाले को बताना चाहता हो कि वो रेड एजेंसी का चीफ है, इसलिए हर बात उसके इल्म में रहती है। क्रास कॉलोनी की कोठी नंबर 33 जो कि क्लिंग सेक्शन का सब हेडक्वार्टर था, वो अब क्लिंग सेक्शन बन चुका है, चीफ हेनरी ने कहा। क्या क्या कह रहे हो? क्या मतलब? सर हेनरी ने चौंक कर और इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। चीफ, उस कोठी में रोनाल्डो के अलावा 8 अफराद क्लिंग सेक्टर के मौजूद थे, लेकिन अब वहाँ सबकी लाशें बिखरी पड़ी हैं। वहाँ क्लिंग सेक्शन का कत्ले आम किया गया है, हेनरी ने कहा तो सर हेनरी को यूँ महसूस हुआ जैसे उसके दिमाग में धमाके से होने लग गए हों। ये कैसे मुमकिन है? ये कैसे मुमकिन है? सर हेनरी ने रुक रुक कर कहा। मैंने खुद जाकर चेकिंग की है चीफ, क्योंकि मुझे पहले हेडक्वार्टर की तबाही की इतला मिली थी। चनाचे मुझे फौरी ख्याल आ गया कि जिन्होंने हेडक्वार्टर का खात्मा किया है वो सब हेडक्वार्टर पर भी हमला कर देंगे, इसलिए मैं खुद वहाँ गया, हेनरी ने जवाब दिया। वेरी बैड, ये सब तो नाकाबिले बर्दाश्त है, सर हेनरी ने चीखने के से अंदाज में कहा। चीफ, एक और बुरी खबर है, हेनरी ने कहा तो सर हेनरी बेएहतियात उछल पड़ा। क्या अभी कोई और बुरी खबर भी रह गई है? सर हेनरी ने अपने वकार का ख्याल रखे बगैर हलक के बल चीखते हुए कहा। यस चीफ, इसलिए मुझे आपको बराह रास्त कॉल करना पड़ी है। ऑपरेशनल हेडक्वार्टर को भी मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया है। मलबे में से चीफ मर्फी की लाश भी मिली है, हेनरी ने कहा तो सर हेनरी को यूँ महसूस हुआ जैसे किसी ने उसके जिस्म से जान निकाल ली हो और वो अब जीते जागते इंसान की बजाय पत्थर का बुत बन गया हो। चीफ, क्या आप सुन रहे हैं? दूसरी तरफ से हेनरी ने बार बार पूछा। ये सब क्या हो गया है हेनरी? ये सब कैसे हो गया? ये तो रेड एजेंसी को तबाह कर दिया गया है, ये सब कुछ तो नामुमकिन है, सर हेनरी ने ऐसे लहजे में कहा जैसे अल्फाज खुद ब खुद उसके मुंह से बाहर निकल रहे हों। ऐसा हो चुका है चीफ, मुझे जो मालूमात मिली है उनके मुताबिक ये सारी कार्रवाई पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस की है। आपको मुझे तो इतला देनी थी, आपने क्लिंग सेक्शन को उनके सामने कर दिया। वो इंतहाई खतरनाक तरीन एजेंट हैं। वो अगर इस तरह क्लिंग सेक्शन के काबू में आ सकते तो आप तक लाखों बार हलाक हो चुके होते। उन्हें तो पूरी दुनिया में अफरियत कहा जाता है। आपने देखा कि उल्टा उन्होंने जवाबी हमला करके क्लिंग सेक्शन का भी खात्मा कर दिया और ऑपरेशनल हेडक्वार्टर का भी, हेनरी ने कहा तो सर हेनरी बेएहतियात एक तवील सांस लिया। हाँ, मुझे इतराफ़ है कि मैंने उनको समझने में गलती की है, लेकिन अब क्या किया जाए, सर हेनरी ने ऐसे लहजे में कहा जैसे वो जहनी तौर पर बेबसी महसूस कर रहा हो। चीफ, इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं, ये सब कुछ इसलिए हुआ है कि आप उनके मिशन के रास्ते में रुकावट बन गए थे, वरना पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस इधर उधर उलझने की बजाय बराह रास्त अपने टारगेट पर काम करती है।
और यकीनन उनका टारगेट रेड एजेंसी के क्लिंग सेक्शन और ऑपरेशनल हेडक्वार्टर की तबाही नहीं होगा। ये काम उन्होंने बिला रुकावट आगे बढ़ने के लिए किया होगा, हेनरी ने कहा। हाँ, तुम दुरुस्त समझे हो सर, हेनरी ने कहा और फिर MM पुर्जे और डॉक्टर शुजात अली के अगवा के बारे में तफसील बता दी। ये पुर्जा और साइंसदान अब कहाँ हैं? हेनरी ने पूछा। टॉप्स की लिबर्टी ब्लू बॉक्स में, सर, हेनरी ने जवाब दिया। वहाँ की सिक्योरिटी तो टॉप सेक्शन के पास है, हेनरी ने कहा। हाँ, आर्नल्ड टॉप सेक्शन का इंचार्ज है, सर, हेनरी ने जवाब देते हुए कहा। पहले वो जोश में हेनरी से इंतहाई सख्त लहजे में बात कर रहे थे, मगर ऑपरेशनल हेडक्वार्टर की तबाही का सुनकर हेनरी के सवालों का इस अंदाज में जवाब दे रहे थे जैसे हेनरी उनका मातहत होने की बजाय उनका बॉस हो। चीफ, अब लाजमन इमरान और उसके साथी ब्लू बॉक्स का रुख करेंगे, हेनरी ने कहा।